So, in what way is Indian secularism different from that of other democratic countries? So, चैप्टर की शुरुआत हमने की थी ये समझ के कि भाई आखिरकार सेक्युलरिज्म क्या होता है। फिर हमने जाना कि सेक्युलरिज्म क्यों जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। फिर हमने देखा कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है, कि भाई इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है और किस तरीके से इंडिया में ये जो डोमिनेशन है एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर, उसको रोका जाता है। वो हमने 3 वेज पढ़े कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है पहले वो अपने आप को सेपरेट करती है, दूसरा तरीका इंटरफेरेंस की जो टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है वो अपनाती है, और तीसरा नॉन इंटरफेरेंस की। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज जो है वो इंडियन स्टेट अपनाती है ताकि वो सेक्युलरिज्म को मेंटेन कर सके। अब हम देखते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में ही सिर्फ सेक्युलरिज्म है, बाकी भी बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिनके यहाँ सेक्युलरिज्म है। तो अब हम ये देखते हैं, एक एग्जांपल लेके अमेरिका के साथ हम कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म उससे कैसे अलग है। Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमारे सेक्युलरिज्म में भी हैं और दूसरे देशों के जो दूसरे डेमोक्रेटिक देश हैं उनके वहां पे भी सेम ऑब्जेक्टिव्स सेक्युलरिज्म में हैं। मतलब कुछ चीजें हमारी कॉमन है, कुछ उनके वहां पे भी वही चीजें मानी जाती हैं कि हाँ भाई सेक्युलरिज्म का मतलब ये है, ये होना चाहिए, सेम चीज हमारे यहाँ पे भी मानी जाती है। जैसे कि the first amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibits the free exercise of religion. तो सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें कि भाई हमारे सेक्युलरिज्म में और दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके सेक्युलरिज्म में किस तरीके से सिमिलैरिटी है, तो हम यूएस की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ अगर यूएस की स्टेट बनाएगी जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन का मतलब है कि ऑफिशियली किसी रिलीजन को रिकॉग्नाइज करना। मतलब कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस की स्टेट को रोकता है कि वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ना करे। हमारा देश भी यही कहता है कि भाई जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएगी, किसी भी पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको सपोर्ट नहीं करेगी, सबको एक समान मानेगी। तो वही चीज यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि भाई तुम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं दे सकते, राइट। दूसरा क्या है कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएस की स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ बनाने से रोकता है जो कि यूएस के सिटीजन्स को उनका रिलीजन फ्रीली एक्सरसाइज करने से रोकता है। मतलब कि अगर यूएस स्टेट आके ये कहे कि भाई हम एक ऐसा लॉ बनाने जा रहे हैं जिससे कि बहुत सारे धर्मों के लोगों के ऊपर अफेक्ट पड़ने वाला है, वो लोग अपने धर्म को फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा यूएस की स्टेट को कि भाई नहीं, तुम ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिससे कि लोगों का जो रिलीजन फ्रीली एक्सरसाइज करने का जो राइट है वो हनन हो, राइट। मतलब कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के सिटीजन्स को ये राइट देता है कि वो फ्रीली अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सके। सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी है कि इंडियन स्टेट जो है वो फ्रीली किसी को भी अपना जो रिलीजन है वो फॉलो करने दे सकती है। उनमें कोई भी ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जिससे कि उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हनन हो या उनके जो रिलीजियस फेथ्स हैं, उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचे। ऐसा कोई लॉ कानून जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, राइट। तो ये हो गई सिमिलैरिटी की बात। एक और चीज सिमिलर है कि भाई यूएस की जो स्टेट है वो भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकती, ऑफिशियल दर्जा तो नहीं दे सकती, साथ ही साथ प्रेफरेंस भी नहीं दे सकती। कि जैसे मान लो कि यूएस में अगर ये कहा जाए कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियल धर्म का दर्जा तो नहीं दिया है, बट हमें ये देखने में मिले कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी धर्मों से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि तुमने ऑफिशियल दर्जा तो नहीं दिया बट वैसे तुम उसकी तरफ टिल्टेड हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको प्रेफर कर रहे हो। तो इस चीज पे भी रोक लगाई गई है कि नहीं, तुम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस भी नहीं दे सकते और ऑफिशियल दर्जा भी नहीं दे सकते। और ये चीज हमारे देश में भी देखने मिलती है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को गवर्नमेंट के बॉडीज में जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रेफरेंस नहीं दे सकती। In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. जो यूएस में सेक्युलरिज्म है
उसमें क्या बोला गया है कि भाई सेपरेशन तो रहेगा स्टेट और रिलीजन का, बट ये सेपरेशन का मतलब क्या है कि ना ही तो स्टेट रिलीजन के मैटर्स में कोई दखल अंदाजी करेगी और ना ही रिलीजन जो है वो स्टेट के मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस करेगा। अब आप बोलोगे कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो भी तो सेपरेशन की बात करता है, तो उसमें एक डिफरेंस है। यहाँ पे जो बात की जा रही है सेपरेशन की वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि भाई कोई बिल्कुल ही दखल अंदाजी नहीं कर सकता, मतलब कि स्टेट रिलीजियस मैटर्स में कुछ भी नहीं करेगी और रिलीजन जो है रिलीजियस मैटर्स या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी स्टेट के मैटर्स में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली सेपरेशन है, राइट। तो इसको और डिटेल में समझते हैं कि क्या डिफरेंस है अब। सो देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America। तो एक ऐसा तरीका है जिससे कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेक्युलरिज्म का मतलब है उससे अलग है। This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs। So अभी हमने देखा कि जो यूएसए का सेक्युलरिज्म है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस फॉलो की जाती है कि स्टेट बिल्कुल भी रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी और ना ही रिलीजन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो बिल्कुल भी स्टेट के मैटर्स में नहीं करेंगे। बट इस तरीके की स्ट्रिक्टनेस जो है वो इंडियन सेक्युलरिज्म में देखने नहीं मिलती है, क्योंकि हमने जो तरीके पढ़े थे कि किस तरीके से इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क करता है उसमें से एक तरीका जो है या यूं कहें एक स्ट्रेटेजी जो है वो ये थी कि इंटरफेयर जो है वो इंडियन स्टेट कर सकती है रिलीजियस मैटर में। तीन पढ़े थे ना, पहला सेपरेशन का, दूसरा नॉन इंटरवेंशन का और तीसरा था इंटरवेंशन का कि इंटरफेयर कर सकते हैं। तो मतलब कि इंडियन स्टेट जो है वो रिलीजियस अफेयर में इंटरवीन कर सकती है। तो ये एक मेजर तरीका हो गया जिससे कि इंडियन सेक्युलरिज्म यूएसए के सेक्युलरिज्म से डिफर करता है। उनके वहां पे स्ट्रिक्टनेस है कि भाई कुछ भी बिल्कुल भी जो है इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, बट इंडिया में इस तरीके की जो रिजिडिटी है, स्ट्रिक्टनेस है वो नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट है वो इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस अफेयर्स में, बट वो हमने पढ़ा था कि भाई कब इंटरवीन कर सकती है, कि इंडियन स्टेट का मेन एम क्या है, ये इंश्योर करना कि किसी भी तरीके का डोमिनेशन जो है वो धर्म के बेसिस पे देखने ना मिले। भले ही हम कभी कभी देखते हैं कि भाई एक धर्म दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है, या फिर हम कभी कभी ये देखते हैं कि सेम धर्म में एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर जो है डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो इंडियन स्टेट का मेन एम क्या है, इस डोमिनेशन को रोकने का। तो कुछ कुछ जो तरीके हैं वो ऐसे वाले होंगे इस डोमिनेशन को रोकने में जो कि इंटरवीन करके होंगे, कि भाई इस डोमिनेशन को तो इंटरवीन करके ही रोका जा सकता है, राइट। जैसे कि हमने अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। और अनटचेबिलिटी क्या है, वो एक तरीके से हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो क्योंकि हमें ये देखने मिला कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, एक कम्युनिटी जो है, उनको इस अनटचेबिलिटी के बेसिस पे दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि भाई इस प्रैक्टिस को हम अबॉलिश करते हैं, बैन करते हैं, ताकि लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि सभी लोग इक्वल जो हैं वो ट्रीट हो सकें। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principal distance vis-a-vis religion। अब वैसे तो हमें पता है कि भाई इंडियन सेक्युलरिज्म में जो है स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं जो है नहीं है इंडियन स्टेट रिलीजन से, बट हाँ हमने ये भी पढ़ा है कि भाई एक डिस्टेंस जो है वो बनाया जाता है, सेपरेट है बट स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है। तो दो डिफरेंसेस है, वैसे सेपरेट है बट जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे वो इंटरफेयर कर सकता है। तो जरूरत पड़ेगी पे जो है वो चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई कहां जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं पे किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है धर्म की वजह से, तो फिर स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो हाँ, सेपरेट जो है वो है इंडियन स्टेट फ्रॉम रिलीजन, बट हाँ सिचुएशन के हिसाब से वो इंटरवीन भी कर सकती है। So this means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution। तो अब मतलब क्या रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स हैं उसके हिसाब से इंडियन स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है, बट जो भी इंटरफेरेंस रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होना चाहिए, उसके बाहर जाके नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि भाई राइट टू रिलीजन होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। तो इस वजह से कभी कभी देखो राइट टू इक्वालिटी को लाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया। तो इस तरीके से जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उनको फॉलो करने के लिए
जो इंडियन स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकती है, राइट। These idols serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. अब जो idols कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो एक तरीके से हमारे एक स्टैंडर्ड की तरह काम करते हैं, चेक बॉक्स की तरह काम करते हैं, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, कि जो हमारी स्टेट है वो रिलीजियस मैटर्स को सही से संभाल रही है कि नहीं, वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, राइट। तो जो इंडियन स्टेट है मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी। अगर उसे इंटरफेयर करना है तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, अगर इंटरफेयर नहीं कर रही तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो मेल खाना चाहिए, राइट। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। तो अब हमें ये समझ आ चुका है कि इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर है और वो रिलीजियस डोमिनेशंस को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लोगों को, देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराती है। हमने पिछले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि एक फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि मतलब कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो कर सकता है, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, उसे प्रोपोगेट कर सकता है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है जो कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो सेक्युलरिज्म को जो है फॉलो करने की बात करता है, उसने तो सेक्युलर प्रिंसिपल्स सेट किए हुए हैं, लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं इन सेक्युलर प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। बट इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंडिया में इन फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल भी हनन नहीं होता, राइट। क्योंकि बहुत बार हमें ये देखने मिलता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो हनन है वो लोगों का होता है। भले ही अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया, बट फिर भी आज भी हमें रियल लाइफ में ये देखने मिलता है कि लोगों के साथ उनके कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। उनके धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी हम सुनते हैं कि किस तरीके से दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। तो हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करता है, बट फिर भी रियल लाइफ में कहीं हद तक हमें ये देखने मिलता है कि इन फंडामेंटल राइट्स का जो कि लोगों को मिले हुए हैं वो उनका हनन होता हुआ हमें दिखाई देता है, राइट। अगर हनन नहीं होता रियल लाइफ में, अगर लोगों के फंडामेंटल्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत ही क्या थी सेक्युलरिज्म लाने की, है ना। जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने सबसे पहले ये नोटिस किया ना कि भाई हमारे देश में ये सिचुएशन है, यहाँ पे एक धर्म दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, या फिर यहाँ एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर जो है डोमिनेट कर सकती है। इस तरीके की सिचुएशन थी, तभी तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने सोचा कि इस चीज को, इस तरीके के डोमिनेशन को रोकने के लिए हमें सेक्युलरिज्म लाना होगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जब सेक्युलरिज्म का जो है उसको एक अहम हिस्सा बनाया इंडिया के एक तरीके से सिस्टम का, नेचर का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। मतलब काफी हद तक हमें चेंजेस देखने मिले हैं कि जो डोमिनेशन है वो कम हुआ है, बट हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से डोमिनेशन खत्म हो गया है, राइट। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलरिज्म पे इतना फोकस करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सब लोगों को पता है कि इस तरीके के राइट जो है एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। तो इससे क्या होगा, मान लो कोई पर्सन जो है वो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है उसके धर्म के बेसिस पे, बट अब क्योंकि कानूनी तौर पे ये सब गलत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पर्सन जो है 10 बार सोचेगा किसी को डिस्क्रिमिनेट करने से पहले, किसी के धर्म को नीचा दिखाने से पहले वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है अगर उसने किसी को डोमिनेट किया, डिस्क्रिमिनेट किया, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, उसको सजा मिल सकती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से मदद करता है लोगों को इस अन्याय से, इस डोमिनेशन से बचाने की। अब यहाँ पे फ्रांस के बारे में एक आर्टिकल जो है वो दिया हुआ है। 2004 के फरवरी में फ्रांस ने एक लॉ पास किया जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोका गया कि वो किसी भी रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल साइन को नहीं पहन के आएंगे। मतलब कि इस्लामिक हेडस्कार्फ हो गया, जूइश स्कल कैप हो गई, या फिर लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस हो गए, मतलब ऐसे सभी सिंबल्स जो कि किसी रिलीजन को दर्शाते हैं, उनके ऊपर फ्रांस ने जो है
बैन लगा दिया कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो इस तरीके से रिलीजियस सिंबल्स या साइंस पहन के नहीं आएगा स्कूल में। This law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco। तो इस लॉ को बहुत सारे लोगों ने जो है अपोज भी किया है। रेजिस्ट करना मतलब एक तरीके से अपोजिशन करना, उसको रोकना। तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इमिग्रेंट्स थे, कहाँ से इमिग्रेंट्स थे, मतलब जो फ्रेंच की फॉर्मर कॉलोनीज थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया है, इसी तरीके से फ्रांस ने अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को इन तरह की कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना रखा था। तो इन कंट्रीज से जो भी लोग फ्रांस में जा रहे थे इमिग्रेंट होकर, माइग्रेट होकर, उन लोगों ने इन लॉज का काफी जमकर विरोध किया। In the 1960s, France had faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. So 1960 में क्या हुआ, फ्रांस को एक शॉर्टेज देखने मिली वर्कर्स में। अब देखो इंडस्ट्रीज वगैरह तो तुम सेटअप कर देते हो, बट उन इंडस्ट्रीज में काम कौन करेगा, वर्कर्स करेंगे। और अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो देश जो है एक तरीके से वो ठप जो है हो जाएगा, मतलब सारी जो इकोनॉमी है वो रुक सी जाएगी। तो इसीलिए क्या हुआ कि फ्रांस ने ये जो इमिग्रेंट्स थे उनको वीजास प्रोवाइड कराए ताकि वो इमिग्रेंट्स फ्रांस में आए और काम कर सकें, वर्कर्स की तरह काम कर सकें। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वियर हेड स्कार्फ्स व्हाइल अटेंडिंग स्कूल। अभी जो इमिग्रेंट्स आए थे ये अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते थे, है ना, पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ्स थे इनके। तो इन इमिग्रेंट्स की जो बेटियां होती थी वो कभी कभी देखने मिला कि वो स्कूल में अपने जो हेड स्कार्फ्स वगैरह हैं वो पहन के जाती थी। बट क्योंकि फ्रांस ने ये लॉ पास कर दिया था कि भाई स्टूडेंट्स जो है किसी भी तरीका का रिलीजियस सिंबल पहन के नहीं जाएंगे, तो इन लोगों को, ये जो इमिग्रेंट्स की बेटियां होती थी जो हैंडस्कार्फ पहन के जाती थी, उनको स्कूल से बाहर भी निकाल दिया जाता था कि नहीं, ये चीज अलाउ नहीं है। तो हमने फ्रांस के केस में देखा कि उन लोगों ने ये जो रूल लाया कि कोई भी रिलीजियस सिंबल जो है ये सब नहीं पहनेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, जिसकी वजह से लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती दिखाई दे रही है। तो मतलब कि हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में काफी बैलेंस्ड अप्रोच लेके चली गई है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे। जैसे कि हमने टर्बन के केस में देखा कि भाई पगड़ी पहनने से जो सिख हैं अगर वो पगड़ी पहनते हैं तो किसी और के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन नहीं हो रहा। तो भाई इंडियन स्टेट जो है वो फ्रीली अलाउ कर सकती है सिख्स को उनकी टर्बन पहनने से। बट वहीं अगर ऐसा कोई चीज हो, जैसे हमने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस देखी जिसमें कि दूसरों का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को तो बदलना जरूरी था। तो इंडियन जो स्टेट है वो फोकस करती है सारे फंडामेंटल राइट्स पर कि किसी भी तरीके से किसी का फंडामेंटल राइट हनन ना हो। अगर फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो इंडियन स्टेट जो है वो चेंज कर भी सकती है, नहीं हो रहा तो वो जो चीज चल रही है उसको चलने देगी। तो इंडिया के केस में हम देख सकते हैं काफी बैलेंस्ड अप्रोच है, राइट। अब यहाँ पे एक और जो सेक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से दिया हुआ है। वहां पे क्या होता है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको उनका स्कूल जो है वो एक प्लेज से शुरू करना पड़ता है। और जो प्लेज में जो शब्द आता है वो आता है अंडर गॉड, की मतलब हम भगवान के नाम पे ये जो प्लेज है वो ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो प्लेज एक तरीके से रिलीजियस जो फेथ है उससे जुड़ी हुई है, कि अंडर गॉड मतलब कि वो रिलीजन से जुड़ी हुई है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड मोर देन 60 इयर्स अगो दैट गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसाइट द प्लेज इफ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर रिलीजियस बिलीफ्स। तो लगभग 60 इयर्स पहले ये बोल दिया गया था कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कोई और धर्म फॉलो करते हैं, मतलब अगर वो क्रिश्चियन नहीं है या कोई और धर्म फॉलो करते हैं, अगर प्लेज की वजह से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है या फिर प्लेज उनके धर्म के खिलाफ जा रही है, तो भाई तुम्हें प्लेज बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बोल दिया गया था कि कंपलसरी नहीं है, तुम्हारा मन कर रहा है बोलो, नहीं कर रहा है तो तुम्हें प्लेज बोलनी कंपलसरी नहीं है। बट इसके बावजूद भी हमें ये देखने मिलता है कि बहुत बार जो है अंडर गॉड को लेकर ये जो फ्रेज है प्लेज में, इसको लेकर बातें उठी हैं, आवाजें उठी हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों के राइट्स को, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और लोग ये सवाल उठाते हैं कि अंडर गॉड जैसे फ्रेजेस की वजह से जो यूएसए की स्टेट है और जो रिलीजन है क्या वो सच में सेपरेट हो पाते हैं? क्योंकि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ये गारंटी करता है कि रिलीजन और जो स्टेट है वो एकदम सेपरेट है। बट वहीं तुम गवर्नमेंट के स्कूल में अंडर गॉड जैसी प्लेजेस बुलवा रहे हो, ऐसी प्लेजेस बुलवा रहे हो जिसमें भगवान का नाम आ रहा है, तो क्या सच में यूएस की स्टेट रिलीजन से अलग है? तो लोग इस चीज पर सवाल उठाते हैं। तो मतलब कि सेक्युलरिज्म जो है वो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है, ऐसा एक हिस्सा है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, जिससे कि आसानी से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। अगर स्टेट कुछ ऐसा लॉ बना देती है जिससे कि लोग जो हैं वो एकदम ही गुस्सा हो जाएं तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो
हर एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको जरूरत है कि भाई वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चले ताकि सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार मिल सके. So with this, we have come to the end of our chapter number 2 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.